सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम भाई हमारा एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत अच्छा चैप्टर है, समझ इजीली आ जाता है बच्चों के, इस चीज को ही समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का पहले नाम समझते हैं भाई, क्या है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है भाई। एनवायरमेंट का मतलब कि जितनी भी हमारे पास इनहेरिटेड चीजें हमें मिली हैं हमारे फोरफादर्स से, और जितनी भी हमारे पास प्लेनेटरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, दैट मींस इट इज डिफाइंड एज द प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे पास इन टोटलिटी कितनी ज्यादा हमारे पास इनहेरिटेड इस प्लेनेट से हमको रिसोर्सेज मिली हैं। उसके अलावा तमाम जो भी हमारे पास यहाँ पे एक एनवायरमेंट है क्रिएटेड, ये तमाम चीजों को मिला के एक एनवायरमेंट बनता है। ओके, अब अगर हम बात करें तो एनवायरमेंट बेसिकली देखा जाए तो भाई ये हमारा दो चीजों पे होता है। एक होते हैं भाई हमारे बायोटिक एलिमेंट्स होते हैं, और एक हमारे होते हैं एबायोटिक। तो भाई बायोटिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा। बायोटिक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सारे के सारे लिविंग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सारे के सारे हमारे एक लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल लाइक वाटर, आपका आता है जैसे कि प्लांट्स आते हैं, ठीक है, एनिमल्स आते हैं, आपकी बर्ड्स आती हैं, एसेट्रा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एबायोटिक एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, दीज आर द एबायोटिक एलिमेंट्स। ओके, तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पे लाइक एयर, वाटर, लैंड, एसेट्रा, ठीक है भाई। तो अब अगर हम बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट से ही मिलकर हमारा कंप्लीट एक एनवायरमेंट बनता है। तो एनवायरमेंट हमें आ गया समझ में। अब आखिर में एनवायरमेंट करता क्या है, दैट मींस कि एनवायरमेंट के काम क्या क्या है, एनवायरमेंट के फंक्शंस एग्जैक्टली हैं क्या क्या। तो सबसे पहला बेटा हमारा आता है प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। किस चीज की प्रोडक्शन के लिए, ऑफ कोर्स वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्शन जो कि वर्ल्ड वाइड आज के टाइम पे इस प्लेनेट पे किया जाता है। अब जो भी वो हमारा होता है प्रोडक्शन, उसमें ऑफ कोर्स हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सी रिसोर्सेज, अब अगर हम देखें तो इट कैन बी रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो भाई अगर हम देखें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या फर्क होता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब अगर हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट वो हमारी दोबारा से रिन्यू हो जाती हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे भी अगर हम बात करें तो वो रिन्यू नहीं हो पाती हैं, और उनको रिन्यू होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम ये वाली चीज कहते हैं कि हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और हमें शिफ्ट होना चाहिए जितना हो सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज की ओर, ठीक है। होपफुली बच्चों आपको आ गया वो समझ में कि रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होती हैं जिनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कि दोबारा से आपकी एक डेवलप हो सकती हैं, दोबारा से एक उनका हम जो कि हमारे साथ इस टाइम पे रह सकती हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि जिनका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम अगर हम कहें तो उनका एक प्रोडक्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन रिसोर्स। तो ये ऑफ कोर्स एक एक्सटेंट की ओर आगे बढ़ती हैं। एक्सटेंट मतलब जो कि लुप्त हो सकती है, जो कि गायब हो सकती हैं, जिनकी अब हमारे पास अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है बिकॉज हम उनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या आता है हमारा कि एनवायरमेंट जो एनवायरमेंट होता है वो हमारे वेस्ट को एसिमिलेट करता है। एसिमिलेट माने क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। अब मैं आपसे कहूं कि हम इतना सारा प्रोडक्शन करते हैं, तमाम चीजों का कंजम्पशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, इन तमाम चीजों में क्या होता है, वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट मतलब क्या हुआ, एक ऐसी चीज जो कि आफ्टर
एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, उसके बावजूद अब हमारे पास जो एक ऐसी चीज बचती है जो कि हमारे कंजम्पशन और प्रोडक्शन में काम नहीं आएगी, जो कि अल्टीमेटली क्या होती है, हमारे लिए वेस्ट होती है। उस वेस्ट को कौन एब्जॉर्ब करता है, एनवायरमेंट, ठीक है ना। उस वेस्ट को एब्जॉर्ब कौन करता है भाई, एनवायरमेंट करता है। तो अल्टीमेटली जितना भी हम वेस्ट करते हैं जनरेट, वो अल्टीमेटली एनवायरमेंट हमारा एब्जॉर्ब करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है एनवायरमेंट का। नेक्स्ट आता है बेटा कि एनवायरमेंट हमको एक सस्टेन करता है लाइफ। दैट मींस हम ये वाली चीज हम कहते हैं कि ऑन द प्लेनेट अर्थ अब तक जितने भी हमारे गैलेक्सीज में है प्लेनेट, उस टाइम पे ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ एक ऐसा है जहां पे कि लाइफ सस्टेन है, जहां पे कि लाइफ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है, लैंड है, तमाम वो चीजें हैं जो कि एक लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती हैं। और ये तमाम चीजें कौन करता है भाई, हमारे लिए एनवायरमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। एंड द लास्ट फंक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट वन, वो क्या भाई, इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज मतलब एक ऐसे सर्विसेज जो कि एक इंसान को प्लेजर देती हैं, एक ऐसी सर्विसेज, ये एक ऐसी चीज है जो कि एक इंसान को व्यू, एक बहुत अच्छी सीनरीज देती हैं। एग्जांपल, माउंटेन्स हैं हमारे पास, हमारे पास रिवर्स हैं, हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, हमारे पास तमाम तरह के हमारे स्नो है, फॉरेस्ट लैंड्स हैं हमारे पास। ऐसी चीजें जो कि काफी ब्यूटिफिकेशन दिखाती हैं हमारे एनवायरमेंट के आसपास। तो ये तमाम चीजें हमें कौन करता है, हमें एग्जैक्टली कौन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स ऑफ कोर्स एनवायरमेंट करता है। ये तमाम हमारे क्या है, फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम चीज देखने वाले हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आती है यहां से, इस चैप्टर से एग्जाम में आती है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है। ओके तो देखिए, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ठीक है। पहली चीज क्या है कि रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन should remain below the rate of resource regeneration। मतलब हम जिस रेट से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं अपने अर्थ की क्रस्ट से, वो जो हमारा रेट है वो हमारा कम होना चाहिए, जिस रेट से हमारी रिसोर्सेज दोबारा से रीजनरेट हो रही हैं। होपफुली आपको आया होगा समझ में। मैंने आपको अभी समझाया कि जिस स्पीड से, जिस रेट से हम अपनी रिसोर्सेज को अपनी अर्थ क्रस्ट से निकालते जा रहे हैं, इस्तेमाल करते जा रहे हैं, वो रेट हमारा कम होना चाहिए, जिस रेट से वो रिसोर्सेज दोबारा बन सके। समझ में आ गया। सेकंड क्या है हमारा, कि हम जितना भी जनरेट कर रहे हैं वेस्ट, मैंने आपको अभी समझाया था कि एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, मतलब एनवायरमेंट हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन क्या अगर ये जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या अगर वो उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, अगर वो उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, तो ऑफ कोर्स वो वेस्ट को उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। होपफुली आपको आया होगा समझ में। मैंने अभी क्या समझाया है कि रिसोर्सेज हमारी जिस रेट से हम निकाल रहे हैं, वो रेट हमारा कम होना चाहिए, जिस रेट से वो रिसोर्सेज दोबारा बन रही हैं। और दूसरी चीज है कि जो भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, वो हमारे एनवायरमेंट के एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी से कम होना चाहिए। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज्यादा हम अपने वेस्ट को जनरेट करेंगे, तो उतना वेस्ट एनवायरमेंट जनरेट अपना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस। एनवायरमेंटल क्राइसिस आते हैं इस चीज से। एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब क्या है कि अब अल्टीमेटली एनवायरमेंट यहां पे अपने वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगा जिस चीज के लिए एनवायरमेंट जाना जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा आता है कि क्या क्या रीजंस हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या रीजंस हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस जो आ जाते हैं, मैंने आपको अभी बताया, तो भाई हमने अभी देखा कि भाई अल्टीमेटली कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रहना चाहिए हर चीज, फिर चाहे वो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन हो, चाहे वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के अंदर हो, लेकिन ये दोनों चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं, कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रहना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो भाई क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। जिस स्पीड से हमारे वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इस टाइम पे हमारे वर्ल्ड में 8 बिलियन से भी ज्यादा इस टाइम पे लोग हैं,
वो अल्टीमेटली रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, डिग्रेड करते जा रहे हैं, अपने फायदे के लिए एनवायरमेंटल को हार्म कर रहे हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली एनवायरमेंटल क्राइसिस आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से 17 आप ये मान सकते हैं कि हाफ ऑफ द 70s के बाद से, जो कि हमारा अगर हम 1750s के बाद से अगर हम बात करें, उसके बाद से और 1850s के बाद से बात करें, तो वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पीछे हर एक कंट्री भागा है। और जिस भी कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करी गई है, तो अल्टीमेटली वहां पे इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की बात करी गई है, एनकरेज करने की बात करी गई है। और जहां पे भी अगर हम इंडस्ट्रीज को डेवलप और एनकरेज करते हैं, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस, क्योंकि उससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, एनवायरमेंट उससे बहुत ज्यादा हार्म होता है, बिकॉज हम वहां पे एनवायरमेंट की जो ऑटोमेटिकली चीजें हैं अवेलेबल, हम उन सब चीजों को वहां से एक्सट्रैक्ट करते जाते हैं, हम उन सब चीजों को वहां से हटाते चले जाते हैं, ताकि हम अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को आगे और अच्छी तरीके से हर एक कंट्री रख सके। थर्ड बेटा हमारा आता है कि हम जरूरत से ज्यादा एक्सटेंसिवली हम एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं ईदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से हमारे वर्ल्ड वाइड हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो अमाउंट है रिसोर्सेज का, जो अवेलेबिलिटी है, वो लगातार कम होती जा रही है। और आज के टाइम पे लाखों हजारों करोड़ों रुपए हर एक कंट्री की गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, ताकि हम और नई से नई रिसोर्सेज की ओर आगे बढ़ सकें। बिकॉज जो हमारी पुरानी रिसोर्सेज हैं उनको हम ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक पिछले 2 और 3 सेंचुरी से हम उसको जरूरत से ज्यादा एक्सटेंसिवली हम उनका इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एनवायरमेंटल क्राइसिस आते हैं। मूविंग अहेड, एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। कह रहे एफ्लुएंट का मतलब होता है कि जो कि जरूरत से ज्यादा, या फिर कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा। एफ्लुएंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अगर हम कंजम्पशन करेंगे किसी भी चीज का, और कंजम्पशन को करने के लिए हमें उससे पहले उसका प्रोडक्शन करना होगा। तो प्रोडक्शन को करने के लिए हम अल्टीमेटली अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज का, अल्टीमेटली हम वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे कि हम यहाँ पर रिसोर्सेज को बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम और ज्यादा पहुंचाए चले जा रहे हैं अपने अपने एनवायरमेंट को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरमेंट को, एंड अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एनवायरमेंटल क्राइसिस। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है एयर एंड वाटर पोल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस। यू कैन सी कि आज के टाइम पे इवन इन एग्रीकल्चर हम आज के टाइम पे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नए नए और तमाम चीजें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम जैसे कि उसमें फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं। तो आज के टाइम पे इवन जो एग्रीकल्चर की होती है प्रोडक्ट्स, जो कि खाने पीने के इस्तेमाल में आते हैं, दे आर नॉट इवन सेफ टू ईट, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है। आज के टाइम पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिससे कि बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी एयर और वाटर आपका पोल्यूशन होता है, इससे एयर बॉर्न डिसीजेस और वाटर बॉर्न डिसीजेस होने का लोगों के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि एयर के थ्रू स्प्रेड होती हैं। और जो एयर में एयर की क्वालिटी की वजह से जो एक डिग्रेडेशन आया है, उसकी वजह से जो हर एक इंसान की जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो उसके लंग्स होते हैं, वो उतने नहीं बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, बिकॉज आज के टाइम पे एयर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। लास्ट बेट अगर हम बात करें कि ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन, अगर हम बात करें कि ओजोन डिप्लीशन, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ओजोन डिप्लीशन क्या है, इसकी वजह से किस तरीके से आपके एनवायरमेंटल रहते हैं क्राइसिस, अभी देखते हैं जस्ट इस टॉपिक के बाद। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक इंपॉर्टेंट टर्म्स, और यहां से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स आर हाई। इसका क्या मतलब है भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो कि हमने अब तक समझी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट हैज टू बी फॉरगॉन, कि जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो हमें छोड़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू अटेन द बेस्ट वन। ठीक है ना, हमें जो हमारे लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर हमारे पास 3 कोई पर्टिकुलर चॉइसेस हैं, अगर हम उसमें से फर्स्ट वाली चूज करते हैं, तो सेकंड जो हमें अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बिकॉज हमने फर्स्ट वाले को चूज करा है, दैट इज नोन एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो भाई यहां पे जब हम अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को आगे लेके जा रहे हैं, एनवायरमेंट को हम लगातार हार्म कर रहे हैं,
तो कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एक नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स की वो बहुत हाई है, क्योंकि जो नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे एनवायरमेंट पे वो बहुत ज्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का जितना ज्यादा एनवायरमेंट हमारा डिग्रेड होता जा रहा है, उसी के हिसाब से हर एक कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनका इन चीजों पे, एनवायरमेंट को मेंटेन करने पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। उसके अलावा लोगों को बेस्ट टू बेस्ट, बेटर टू बेटर एयर और वाटर की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, इन तमाम चीजों को मेंटेन रखने के लिए हर एक गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो क्या अल्टीमेटली अगर हम कहें कि क्या इतना ज्यादा जो एक एक डिग्रेड होता जा रहा है हमारा एनवायरमेंट भी, और उसके बावजूद भी क्या हमें इतना ज्यादा एनवायरमेंट को डिग्रेड करना चाहिए जस्ट टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल आपका रिवॉल्यूशन को? ऑफ कोर्स दिस इज अ पॉइंट ऑफ अ बिट कंट्रोवर्शियल, काफी डिबेटेबल है। लेकिन अगर हम बात करें कि हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है अगर हम बात करें इस नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब यह है कि अगर हम बात करें आज से 1 और 2 सेंचुरीज पहले की बात करें, तो भाई उस टाइम पे वर्ल्ड वाइड इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, और जिस हिसाब से पॉपुलेशन नहीं थी उस हिसाब से लोगों की रिसोर्सेज की डिमांड भी बहुत कम थी, बिकॉज उसी के हिसाब से कंजम्पशन और प्रोडक्शन बहुत कम था लोगों का, जिसकी वजह से अगर हम बात करें कि हमेशा से एक डिमांड जो रही है रिसोर्सेज की वो बहुत कम रही है जितनी हमारे पास सप्लाई अवेलेबल होती थी रिसोर्सेज की, और जिसकी वजह से हमेशा से कोई भी दिक्कत नहीं आई थी एनवायरमेंट को। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज हमारी रिवर्स हो चुकी है। रिवर्स मतलब अब आज के टाइम पे सप्लाई हमारी बहुत कम रह चुकी है इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड, बिकॉज इतनी ज्यादा लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है, बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार। पॉपुलेशन की वजह से तो जो लोग जो अल्टीमेटली हमारे पास एरिया उतना ही है, तो हम क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट को लगातार डिग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं, हम उनके रीजनरेशन होने का टाइम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो डिमांड और सप्लाई है उनका बहुत बुरी तरीके से इस टाइम अगर हम बात करें कि एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग वो काफी डिसबैलेंस हो चुका है। यानी डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, लेकिन लगातार हमारी रिसोर्सेज ऑलरेडी हम डिमांड करते जा रहे हैं, एंड दिस लीड्स टू अ रिवर्सल। एकदम अपोजिट हो गया है जो पहले थी एक कंडीशन जहां पे की डिमांड कम थी और हमारी सप्लाई ज्यादा थी, जो कि एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है किसी भी एक कंट्री के लिए, किसी भी एक एनवायरमेंट के लिए। लेकिन आज के टाइम पर वो सिचुएशन एकदम अपोजिट हो चुकी है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है बेटा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, यहां से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ओजोन डेप्लीशन क्या है। ग्लोबल वार्मिंग है क्या, उसके क्या क्या रीजंस हैं, और अल्टीमेटली उससे क्या क्या फिर इफेक्ट्स पड़ते हैं, समझते हैं जरा और देखते हैं। देखिए क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली है क्या भाई? इट इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर, ठीक है ना। ये एवरेज टेम्परेचर हमारा जब बढ़ जाता है किस चीज का? ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर का और सरफेस का। क्यों बढ़ता है भाई? ये इसलिए बढ़ता है बिकॉज आज के टाइम पे हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करती हैं और इंकरेज करती हैं। सो अब हम कह सकते हैं एग्जांपल जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, ठीक है ना, आपके वाटर वेपर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस हमारे आज के टाइम पे एनवायरमेंट में जनरेट होती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारे अर्थ का जो एक एवरेज एटमॉस्फेयर का जो एक सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, अगर हम प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर हम आज की बात करें तो
टिल डेट अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड 1750s के बाद से पहले के अकॉर्डिंग अगर हम कंपैरिजन करें, मतलब अगर हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स की बात करें कंपेयर टू टुडे, तो ये आज तक भाई हमारा 41% तक इंक्रीज हो चुका है। और हमारी मीथेन जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 160% तक इंक्रीज हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा खराब चीज मानी जाती है किसी भी एनवायरमेंट के लिए। अब अगर हम बात करें कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या वाटर वेपर्स ये आखिर में जनरेट होती किस चीज से है, तो भाई अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर यहां पे हम देखें तो क्या होती है, डिफॉरेस्टेशन है भाई। जितना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है उतना ही ज्यादा ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स हमारे एनवायरमेंट में बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट इज देन प्लांट्स जो भी हमारे आसपास हैं जो कि अल्टीमेटली एब्जॉर्ब करते हैं और इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करते हैं हमारे ऑक्सीजन। लेकिन अल्टीमेटली अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा भाई, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज बेटा यहां पे हमारी आती है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल से क्या होता है भाई, जितना ज्यादा बर्न होगा कोल या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जितने ज्यादा ये बर्न होंगे उतना ही ज्यादा अल्टीमेटली मीथेन जनरेट होता है, उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है जनरेट। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट जो होता है इज अल्टीमेटली प्रोड्यूस्ड व्हाट, इट प्रोड्यूस्ड मीथेन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रीजंस अगर हम बात करें कि जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट कौन करती हैं, दीज गैसेस। और ये गैसेस जो होती हैं वो इन कारणों की वजह से अल्टीमेटली फॉर्म होती है हमारे एनवायरमेंट में। इसके अलावा अगर हम देखें इंपॉर्टेंट चीज कि अब आखिर में जब ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो अब इससे इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं, तो भाई अल्टीमेटली इससे जो सबसे बड़ा और सबसे खराब अगर हम बात करें इंपैक्ट जो पड़ता है वो भाई क्या है, अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें, सबसे पहला है कि आइस लगातार मेल्ट होती जा रही है। आइस लगातार मेल्ट होती जा रही है कहां की, अर्थ के पोल्स की, जिससे अल्टीमेटली हमारे अर्थ का सी लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और जितना भी सी लेवल बढ़ता जाता है अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट, it will lead to flooding situation in the different parts of the country जो कि coastal areas के पास होते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है भाई, तो दूसरी चीज है कि इससे और ज्यादा हरिकेन्स या फिर ट्रॉपिकल डिजास्टर्स आती हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इन सब चीज से सफर करता है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ सीरियस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बात करें कि ये हमारे आसपास नहीं होनी चाहिए, हमें जितना हो सके उतना कम करना चाहिए। और इस चीज को कम करने के लिए हमें इन सारी की सारी गैसेस को कंट्रोल करना एक बहुत जरूरी एलिमेंट होता है। ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको होपफुली। अब हम समझते बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओजोन डेप्लीशन। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम देखते हैं कि आपका ओजोन डेप्लीशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों लेके आया गया था। तो भाई देखिए कि ओजोन डेप्लीशन एक बहुत बड़ा है कारण जिसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। अब देखते हैं कि आखिर में ओजोन डेप्लीशन है क्या। देखिए ओजोन डेप्लीशन का मतलब है कि जो भी ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में अवेलेबल है इन द ओजोन लेयर, इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब भी सन की तरफ से जो यूवी रेडिएशंस आती हैं हमारे अर्थ क्रस्ट पे, उसको उन रेडिएशंस को रोकता है, बिकॉज उन रेडिएशन से बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो अब अल्टीमेटली अगर वो ओजोन लेयर ही कमजोर हो जाएगी तो यूवी रेडिएशंस हमारे अर्थ क्रस्ट पे इजीली आ सकते हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसकी वजह से इफेक्ट्स बहुत खराब देखने को मिल सकते हैं। तो भाई हमें अभी समझ में आया है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन द ओजोन लेयर, जो कि हमारे एनवायरमेंट में क्लोरीन, और जो कि एक क्लोरीन नाम का एक सब्सटेंस अवेलेबल होता है जो कि एक मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से बनता है और दूसरी सोर्सेस से भी बनता है। मतलब जो क्लोरीन होता है वो अल्टीमेटली इज रिस्पॉन्सिबल
टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन इन द ओजोन लेयर। और जो वो क्लोरीन होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बनता है। अब अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि ये जो हाई लेवल ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन के जो कंपाउंड्स हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, वो अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा कारण होते हैं कि ओजोन लेयर को डेप्लीट करने में। और ये जो CFCs होते हैं, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये आते कहां से हमें? ये हमारे एनवायरमेंट में जितने भी जो कूलिंग सब्सटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल एसीज होते हैं जो कि एयर कंडीशनर्स होते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, दीज आर द क्लोरीन, दीज आर द ऐसे चीजें हैं जहां पे कि आपकी CFCs इस्तेमाल होती है। एंड अल्टीमेटली ये CFCs जो है वो इट विल लीड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स। अब अगर ओजोन का डेप्लीशन होता है तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू स्किन कैंसर, इट विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक जितने भी जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी लाइफ पे बहुत खराब असर पड़ सकता है। और इसके अलावा कि जो टेरेस्ट्रियल होते हैं प्लांट्स, उनकी ग्रोथ पे बहुत इंफ्लुएंस पड़ता है। अब अगर डायरेक्टली यूवी रेडिएशंस हमारी अर्थ क्रस्ट पे पड़ते हैं तो होपफुली बच्चों आपको ओजोन डेप्लीशन पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। हमने ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डेप्लीशन काफी इन डेप्थ पढ़ा है। आप एग्जाम में इसके अलावा इन डेप्थ चीजें और नहीं आती हैं, आप इतना ही अगर आप समझ लेंगे तो बहुत रहेगा। ओके, अब जरा एक और चीज समझते हैं कि भाई ओजोन डेप्लीशन एक बहुत समस्या वाली चीज थी वर्ल्ड वाइड। तो भाई बहुत इस चीज पे चर्चा करी गई वर्ल्ड वाइड, और यूनाइटेड नेशंस ने अल्टीमेटली एक हिस्टोरिकल ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हर एक यूनाइटेड नेशन के मेंबर जिन्होंने वो ट्रीटी साइन करी थी, उनको 2013 तक 2013 तक अपने अपने कंट्री से CFCs का प्रोडक्शन और एमिशंस को रोकना था। लेकिन अल्टीमेटली हाँ, ये काफी हद तक ये लेवल को हम कंट्रोल करा है हमने इसको वर्ल्ड वाइड, लेकिन हाँ अब काफी हद तक अभी और करना भी बाकी है। लेकिन हम इस चीज को कहें कि जितनी हालत ओजोन लेयर की हो चुकी थी खराब, अब हमने उसको पहले से बेहतर थोड़ा सा किया है। अब अगर हम बात करें कि इंडिया ने भी भाई इस ट्रीटी को साइन किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया था अलोंग विद द लंदन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 17 सितंबर 1972 में इंडिया ने इसको साइन करा था। और एक इंडिया भी एक मेंबर बन गया था, या कह सकते हैं कि एक साइंड मेंबर बन गया था, जो कि ट्रीटी को फॉलो करेगा, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूल्स उसको कहते हैं। अल्टीमेटली दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर हम बात करें कि ओजोन लेयर को कर्ब करने के लिए, ओजोन लेयर को रोकने के लिए, जो कि ओजोन लेयर का जो डेप्लीशन होता है उसको रोकने के लिए हमने इन सब ट्रीटीज को लेके आए थे। ओके बेटा, ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि अगर हम बात करें कि इंडिया के एनवायरनमेंट में हमारी चीजें ऐसी क्या क्या हैं जो कि काफी हद तक बहुत सीरियस मैटर्स हैं, जो कि काफी चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया के लिए, कि जिनको हमें ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है? लैंड डिग्रेडेशन। क्या मतलब होता है भाई इसका? लैंड का मतलब ऑफ कोर्स हमें पता है, डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है मैंने आपको हमेशा से पहले की चैप्टर्स में भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो वर्ड लगता है डी माने क्या होता है, जो कि किसी भी चीज को खराब कर देता है। तो डिग्रेडेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है कि जब लैंड की क्वालिटी खराब हो जाती है, लैंड की वैल्यू कम हो जाती है। अब भाई लैंड की वैल्यू कब होती है कम? जब इस लैंड पे जितनी भी जो तमाम चीजें हैं, अगर हम बात करें कि हमारे इस लैंड पे जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर हम उनका एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा करेंगे, अगर हम उनमें डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा करेंगे, तो करें इट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, कि अगर हमारा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा खराब, देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट? लैंड डिग्रेडेशन। उससे हमारा लैंड का वैल्यू कम हो जाती है, लैंड काफी हद तक डिग्रेड हो जाती है। अब आखिर में इसके कारण है क्या क्या? तो बहुत सारे वैसे इसके अगर हम बात करें कि कॉजेस हम मानते हैं कि लैंड को डिग्रेड करने के लिए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंस क्या है भाई? जो कि हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है, कि हम जितने पेड़ काटते जाते हैं अल्टीमेटली इट विल लीड टू व्हाट? लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम ओवर ग्रेजिंग की बात करें कि हमारे इंडिया में जितनी ज्यादा कैटल्स हैं, उतना ही जो कैटल्स का है प्रोडक्शन, उतना ही ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है। सॉइल इरोजन, हमारी जो मिट्टी है वो और ज्यादा इरोड होती जा रही है और ज्यादा अनफर्टाइल होती जा रही है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली लैंड डिग्रेडेशन होता है। और अगर हम बात करें कि जो लैंड का जो यूज है आज के टाइम पे, वो अपने
कमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से फ्यूल वुड और ये तमाम चीजों के लिए आज के टाइम पे लोगों का एंक्रोचमेंट बढ़ गया है। जो कि आउटसाइडर्स होते हैं, जो कि काफी कंट्री साइड में रहते हैं, वो लोगों के पास, जिनके पास अपना खुद का घर नहीं होता है, वो जंगलों में रह के अपना घर बनाते हैं, मतलब वो एंक्रोच करते हैं इलीगल तरीके से उन फॉरेस्ट एरियाज में जहां पे कि आज के टाइम पे बहुत अच्छी लैंड पाई जाती है, और उन लैंड को वो लोग डिग्रेड करते हैं। सो दे आर न्यूमरस दे आर नंबर ऑफ कॉजेज, अगर हम बात करें कि जो कि लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं, और इसके बारे में हमें सच में ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा क्या आता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब होता है? देखो, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जब हम अपने लैंड पे से जो रेन फॉरेस्ट है, अगर हम उनकी कटिंग करते हैं, उनको क्लियर करते हैं और रिमूव कर देते हैं। मतलब अब अगर हम अपने इस जमीन पे से अगर हमने एक पेड़ काटा और हमने दूसरे पेड़ उस जगह पे लगा दिया, इट विल नॉट लीड टू डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि उन पेड़ों को, जो कि रेन फॉरेस्ट हैं, उन पेड़ों को कटिंग करना, उनको रिमूव कर देना और एकदम क्लियर कर देना वहां से, कि अब वो जो जमीन है वो अब और ज्यादा उन रेन फॉरेस्ट के लिए या फिर ट्रीज के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर पर्पस, लाइक कमर्शियल पर्पस के लिए या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। लेकिन हाँ, अब वो जमीन जो है वो आपकी उस पर्टिकुलर एक आपकी कह सकते हैं कि ट्रीज वगैरह के लिए, फिर कह सकते हैं आप कि रेन फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। दैट विल लीड टू व्हाट, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का हमको मतलब एकदम डीपली पता है कि सिर्फ पेड़ काटना नहीं होता, पेड़ काटने के अलावा अगर हम बात करें कि पेड़ को काटना, उसको रिमूव कर देना और एकदम क्लियर कर देना उस जमीन को, कि अब वो जमीन उस फर्दर मोर उस रेन फॉरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं करी जाएगी। दैट विल लीड टू व्हाट, डिफॉरेस्टेशन। इवन अगर हम बात करें कि हमारी जो आज के टाइम पे रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अगर हम पर कैपिटा अगर हम एक कंट्री की बात करें, सो इट विल अराउंड 0.47 हेक्टेयर्स की हमको जरूरत होती है। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास अवेलेबल कितना है, जस्ट 0.08 हेक्टेयर्स पर कैपिटा ऑफ द कंट्री एक अवेलेबल होता है, जो कि काफी ज्यादा कम है हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से। तो ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक माना जाता है हमारे कंट्री इंडिया के लिए। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या आता है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है? देखिए, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब भी जो हमारी जो सॉइल है, जो कि अल्टीमेटली वेरियस नंबर ऑफ प्रोडक्शन करती है, नंबर ऑफ क्रॉप्स का, तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जब वो सॉइल जो है वो इरोड हो जाती है, जब वो खराब हो जाती है, तो इसके खराब होने का वन ऑफ द मैक्सिमम और मेजर रीजन बताया जाता है डिफॉरेस्टेशन। कि जब हम किसी भी जमीन के जब हम पेड़ों को काट देते हैं और अब वहां पे कोई भी पेड़ और नहीं होते हैं, तो जो बारिश होती है वो अल्टीमेटली उन पेड़ों, जो पेड़ अब नहीं है, जो कि पहले हुआ करते थे, वो ट्रीज जो थे वो उस बारिश के पानी को एब्जॉर्ब करते थे, और जिसकी वजह से वहां पे फ्लडिंग की सिचुएशन या फिर वाटर लॉगिंग की सिचुएशन नहीं आती थी। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो जो भी जो भी रेन्स होती हैं, अल्टीमेटली वो एक वाटर लॉगिंग करती हैं, जिसकी वजह से जो भी सॉइल की जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कुछ अपने साथ उस फ्लो में अपने साथ ले जाती है, एंड दैट विल लीड टू व्हाट, सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कम हो जाना, जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाना, सॉइल का प्रोडक्शन कम हो जाना, और ये तमाम रीजन से होता है। अल्टीमेटली ये बात करें कि जब उसकी अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते हैं, इट विल लीड टू व्हाट, सॉइल इरोजन। ओके, नाउ बायोडायवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है? बायोडायवर्सिटी लॉस का मतलब है कि हमारे इंडिया में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं या फिर तमाम तरीके से जितने भी जो एक नॉर्मल जो कि और भी एनिमल्स हैं, उनकी अगर बायोडायवर्सिटी पे फर्क पड़ता है, उनकी हैबिटेट पे फर्क पड़ता है। तो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आज के टाइम पे हम एक डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर हम जितने ज्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए आज के टाइम पे लैंड को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और एक फॉरेस्ट एरिया को हम कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़े चेंजेस आज के टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे एनिमल्स के हैबिटेट पे, कि जो उनके पुराने घर हुआ करते थे वो आज के टाइम पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और रेसिडेंशियल एरियाज बन चुके हैं, जिनकी वजह से आज के टाइम पे हमें यह भी अक्सर देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो
अपने अपने एरियाज से निकल के वो अक्सर अर्बन और रूरल एरियाज में जहां पे कि रेसिडेंशियल होते हैं एरिया, वहां पे अक्सर हमको देखने को मिल जाते हैं। तो उनका देखने का मिलना अल्टीमेटली यही है रीजन कि हम उनके एरियाज में, जो कि पहले उनके हैबिटेट हुआ करते थे, अब हम उनके एरियाज में कमर्शियल या फिर एक रेसिडेंशियल प्लेसेस अब वो बन चुकी हैं, जिनकी वजह से उनकी हैबिटेट में बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इससे बायोडाइवर्सिटी का बहुत बहुत लॉस होता है, बिकॉज इससे बहुत सारे नंबर ऑफ एनिमल्स को जो भी है हमारे, वो हमारे एक्सटेंट होने की तरफ आगे बढ़ते हैं। That will lead to a completely biodiversity loss for our country and it has to be corrected. इसको हमें ठीक करना बहुत जरूरी है। And the last we have air pollution. I don't ये जो बेटा एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है भाई हमारा कि एयर पोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीवियर तरीके से एक काफी एक ऐसी चीज है दैट वी हैव टू लुक इनटू, जिसके बारे में हमें सोचना बहुत ही जरूरी होता है। बिकॉज एयर पोल्यूशन अल्टीमेटली लीड टू ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, उस पे अफेक्ट करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस प्लेनेट अर्थ पे अवेलेबल है, उन सबको अफेक्ट करता है ये एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन होने के बहुत सारे होते हैं कारण। ऑफ कोर्स हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाते हैं, हम तमाम तरीके से अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, हम तमाम तरीके के पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जिससे अल्टीमेटली एयर और ज्यादा पोल्यूट हो जाती है और ज्यादा केमिकल से और ज्यादा भर जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा एयर पोल्यूशन रहता है। अगर मैं इसके प्रॉपर एक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो हमारे इंडिया में ही अगर हम देखें तो एक टाइम पे बहुत ही कम एक 2 और 4 व्हीलर्स व्हीकल्स हुआ करते थे, जो कि आज के टाइम पे क्रोर्स में बदल चुके हैं। तो अब एयर पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताई जाती है कि जो भी हाउस होल्ड पर्पस के लिए आज भी रूरल एरियाज में आपका वुड का इस्तेमाल होता है, काउ डंग का इस्तेमाल होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, फायर के लिए, तो वहां पे हम उस इस्तेमाल को कम से कम करके हम एलपीजी का इस्तेमाल करें। या फिर अगर हम बात करें कि इन द नॉर्मल जो कि एरियाज होते हैं आज के टाइम पे, जितने भी जो 2 और 4 व्हीलर्स जो हमारे होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो आज के टाइम पे लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं ऑफ कोर्स एक सीएनजी की तरफ और एक आपके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ, जो कि काफी अच्छी चीज मानी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो कि अल्टीमेटली एयर पोल्यूशन को आपको प्रमोट करता है, और कुछ इन अच्छे तरीकों की वजह से हम अपने इस एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके बेटा, तो हमने ये बहुत सारे चैलेंजेस को देख लिया है। अब हमें आगे देखना है कि हमने इन चैलेंजेस को ठीक करने के लिए ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में है बनी हुई, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट काम देखेंगे। एंड दैट उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि इन जितने भी ये जो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये जो एयर वाटर और तमाम तरीके की जो हमारे पॉल्यूशन है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, ध्यान देने के लिए हमारे सेंट्रल लेवल पे और इवन स्टेट लेवल पे भी एक बोर्ड बनाया गया है, जिसका नाम क्या है भाई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये बनाया गया था इन द ईयर 1974 में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजों के रिगार्डिंग, अगर हम देखिए भाई कि ये इन्वेस्टिगेट करता है, कलेक्ट करता है तमाम इंफॉर्मेशन जो भी एयर वाटर और लैंड पोल्यूशन के रिगार्डिंग, कि किस चीज में ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, किस चीज में ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है, या किस चीज को हम बेहतर इंप्रूव और कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स को बहुत ज्यादा ये अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए ये ऐसे बहुत सारे मास लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स को रन करते हैं, ताकि जो एक आम नागरिक है उसके अंदर भी, उसके बीच में भी एक अवेयरनेस हो सके क्रिएट, कि हमें भी अपनी ओर से किसी भी तरीके के कोई से भी पोल्यूशन को और ज्यादा एंकरेज और प्रमोट नहीं करना है। ओके, और एक और चीज के बारे में अगर हम देखें तो ये असेस भी करता है एयर क्वालिटी के रिगार्डिंग, कि तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं वो किस हिसाब से कितना इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितनी एयर पोल्यूशन या कह सकते हैं कि एयर को डिग्रेड करने में वो अपना एक कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है। उस कंट्रीब्यूशन को जो कि एयर पोल्यूशन की ओर अलग अलग इंडस्ट्रीज कर रही हैं, उनके पोल्यूशन को कंट्रोल करना, कम से कम करना, जो कि सरकार के अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस है।
इन तमाम चीजों के अलावा अगर हम देखें तो एक स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी लगातार बात करी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाटर पोल्यूशन को इवन रोकने के लिए तो जो सीपीसीबी हमारा बोर्ड है, ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये हमारे इंडिया की 125 रिवर्स को एग्जामिन करता है और उन पे बहुत ज्यादा एनालिसिस करता है, उनको बहुत काफी उन पे स्क्रूटनी होती है ताकि हम उनके पोल्यूशन लेवल को रेगुलरली चेकअप कर सकें। और ये तमाम चीजें कौन करता है भाई? सीपीसीबी करता है, ठीक है। अब इन सब चीजों पे ही ध्यान देने के लिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो, वो फिर एक चीज की ओर आगे बढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक और इस चैप्टर का सेकंड हाफ हमारा यहीं से आता है। ऑफ कोर्स बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। चलिए अब वो सीखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब हम देखने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है पहले उस पर ध्यान देंगे और फिर ध्यान देंगे कि हमें उसको किस तरीके से अचीव करना है। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो क्या होता है कि हम आज के जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं, हम उनका इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो आज की जनरेशन की नीड्स को उस तरीके से करें पूरा कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको कम से कम उतनी रिसोर्सेज मिले जितनी आज हमारे पास हैं। मतलब हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को अगर रिसोर्सेज बढ़ा के और ज्यादा करके इंक्रीज करके नहीं दे सकते तो कम से कम हम उनको उतनी रिसोर्सेज तो करके दें जितनी हमने आज रिसीव करी हैं हमारी फोरफादर्स से। तो हमने आज जितनी भी रिसोर्सेज इस्तेमाल करी हैं हम उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास उतनी रिसोर्सेज रहें जितनी हमारे पास हैं। तो डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड फॉर द प्रेजेंट जनरेशन, ऐसे डेवलपमेंट जो कि आज की जनरेशन की भी जरूरतों को पूरा करे लेकिन बिना कॉम्प्रोमाइज करे जो एबिलिटी है फ्यूचर जनरेशन की, ताकि वो अपने ओन नीड्स को पूरा कर सकें और उनके पास कम से कम उतनी तो रिसोर्सेज बचें जितनी आज हमारे पास एग्जैक्टली प्रेजेंट हैं। समझ में आ गया होपफुली आप लोगों के? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ही एक अच्छा, बहुत ही एक ऐसा हमारी टर्म है जो कि कहां से निकल के आई थी भाई? ये IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज 1980 वर्ल्ड कमीशन रिपोर्ट। ये एक वर्ल्ड कमीशन रिपोर्ट थी जिसमें IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जो कि 1980 में आई थी, उसमें इस टर्म आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी और उसी टर्म के अकॉर्डिंग यही उनकी प्रॉपर डेफिनेशन थी कि हमारे अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ इस तरीके का होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे हैं चांसेस, तो इस चीज को ध्यान में रख के जाइएगा कि हाँ हम इसे प्रॉपर समझ सकें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो बेटे सबसे पहला हमारा आता है कि आज के टाइम पे जो हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि इस्तेमाल हम लगातार कर सकते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल तो करें, क्योंकि भाई ठीक है वो हमारी वो रीजनरेट वो हमारी लगातार हो रही है, लेकिन हम उनका ओवर एंड एक्सेसिव इस्तेमाल ना करें ताकि आगे जाके उन रिसोर्सेज को कहीं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं कहीं एक टाइम पे आके भी कहीं वो हमारी रेट ऑफ रीजनरेशन उनका कहीं ज्यादा कम ना रह जाए रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन से। तो यहां पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें यूज करनी है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड वे में भी। हमें नॉन रिन्यूएबल तो इस्तेमाल करना भी बहुत कम है, ठीक है। आप नॉन रिन्यूएबल की जगह आप रिन्यूएबल भी कर लो, लेकिन रिन्यूएबल भी आप बहुत ज्यादा बड़े एक्सटेंट पे नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है बेटा कि ठीक है हमने अगर कुछ रिसोर्सेज को एक्सटेंड कर लिया, हमने कुछ रिसोर्सेज को अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या, अब उन रिसोर्सेज को हमें एकदम प्रॉपर एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। हमें कम से कम वेस्ट जनरेट करना है, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना है, ताकि एनवायरमेंट को वेस्ट को एब्जॉर्ब करने में भी दिक्कत ना आए और हम जो रिसोर्सेज हैं हम भी उसका पूरी तरीके से एफिशिएंटली इस्तेमाल कर पाए, ताकि हमें और नए रिसोर्सेज का कम से कम एक्सट्रैक्शन करना पड़े। होपफुली समझ में आ गया होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल
पॉल्यूशन, कि हमें पॉल्यूशन को बहुत कंट्रोल करना है। बिकॉज जिस हिसाब से हम देखें कि आज के टाइम पे जो हमारा डेवलपमेंट है वो पॉल्यूशन को बहुत करता है प्रमोट, वो पॉल्यूशन पे ना ध्यान देते हुए वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता है। तो एक बहुत बड़ा है रीजन कि हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। एंड द लास्ट वी हैव कि हमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है कि सारी की सारी जितनी भी हमारे आज के टाइम पे वर्ल्ड वाइड जो एक एक रिसोर्सेज को लेके, एनवायरमेंट को लेके जो एक दिक्कतें हैं या फिर कह लीजिए कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन सबका बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर माना जाता है आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ, की बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन की ग्रोथ, जिसकी वजह से हमारे इवन इन इंडिया में भी अगर हम बात करें कि पॉल्यूशन की पॉपुलेशन की बहुत है ग्रोथ, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और डिमांड जितनी ज्यादा होगी उतने ही रिसोर्सेज हमारे खत्म होते ही चले जाएंगे। होपफुली बच्चों समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, इसी में ही हमारा आता है टॉपिक कि अब कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें अप्लाई करनी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ओके, काफी समझने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। देखिए क्या है, सबसे पहला है यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करने की बात करी गई है। सो व्हाट वाज द कन्वेंशनल वन, क्या है कन्वेंशनल वन या फिर नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में क्या फर्क होता है। देखिए कन्वेंशनल वो आपकी सोर्सेज होती हैं एनर्जी को करने की प्रोड्यूस, जो कि आज से हम कई सालों पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर की जो हम अगर हम बात करें कि हम अगर हाइड्रो एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, जिसके थ्रू हम आज के टाइम पे अपनी एक एनर्जी को जनरेट करते हैं, वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सी है, थर्मल एनर्जी है और हाइड्रल एनर्जी है। तो कह रहे हैं कि बिकॉज हम इन एनर्जी की सोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमारी खुद की रिसोर्सेज बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से अब आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, एग्जांपल हम आज के टाइम पे विंड एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आज के टाइम पे सोलर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे अगर हम देखें बहुत अच्छा सोर्स मान सकते हैं हम अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, उनकी स्टार्टिंग की कॉस्ट थोड़ी सी हैवी रहती है, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट देती है। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है कि हमें आज के टाइम पे जो फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जांपल की जो हम आज के टाइम पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, ईदर इन 2, 3 और 4 व्हीकल्स जो हमारे होते हैं, उनमें हमें जनरली अब आज के टाइम पे शिफ्ट कर जाना चाहिए सीएनजी या फिर जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए। क्यों कर जाना चाहिए? बिकॉज दैट विल लीड टू लेसर द एयर पोल्यूशन एंड अराउंड आवर सराउंडिंग्स, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमारे एक क्लीनर फ्यूल हमको मिलेगा। इसके अलावा जितने भी जो रूरल एरियाज हैं वहां पे आज के टाइम में भी काउ डंक और वुड का इस्तेमाल होता है, फायर को एक्सटिंग आपको फायर को जनरेट करने के लिए। तो कह रहे हैं अब आज के टाइम पे उन एरियाज में भी एलपीजी का भी इस्तेमाल अब हमें प्रमोट करना चाहिए, ताकि उतना ही एयर पोल्यूशन कम से कम होगा। तो कह रहे हैं आज के टाइम पे हमें एक ऐसे फ्यूल्स इस्तेमाल करने चाहिए जो कि काफी क्लीन है और एनवायरमेंट को कम से कम पोल्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हमारे की मिनी हाइडल प्लांट को हमें बहुत ज्यादा अब एंकरेज करना चाहिए। तो मिनी हाइडल प्लांट्स क्या होते हैं? देखिए ऐसा होता है हमारे इंडिया में देयर नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, नंबर ऑफ रिवर्स जो कि एक काफी हाई एल्टीट्यूड से नीचे की ओर आती हैं, और ऐसी बहुत सारी हैं रिवर्स जिनका आज के टाइम पे हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो कि आज के टाइम पे काफी हाई एल्टीट्यूड से आती हैं नीचे, तो हम वहां पे स्मॉल टर्बाइंस लगा के, एक ऐसी टर्बाइंस लगा के जो कि काफी कम एरिया में ही हम उसको लगाएं और हम उससे एनर्जी को जनरेट करें। तो कह सकते हैं यहाँ पे मिनी हाइडल प्लांट, हम प्रॉपर बड़े बड़े हाइडल प्लांट्स लगाने की नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि छोटे छोटे आप मिनी हाइडल प्लांट्स आप लगा सकते हो जगह जगह पे, जहां जहां से भी वो स्ट्रीम्स होती हुई निकलती हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं या ऐसी बहुत सारी हमारे इंडिया में रिवर्स हैं जिनका फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन आज के टाइम पे हम उनका एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा आता है यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। देखिए बायो कंपोस्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो वो हमारे इंडिया में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना वो उसने हमको सिखाया।
लेकिन हम जितने ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं बेटा, उसने ही उसी की वजह से क्या होता है कि जो हमारा फूड है आज के टाइम पे वो उतना ही ज्यादा केमिकल फ्री नहीं होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली देयर आर नंबर ऑफ जो कि डिसीज हमें होती हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये बायो कंपोस्ट क्या होता है बेटा? देखो, बायो कंपोस्ट का मतलब है कि हम ऐसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर, कि हम फर्टिलाइजर की जगह एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें हम जिसको कहते हैं मेन्योर। मेन्योर क्या होता है भाई? कि हम ऐसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें जो कि हमारे कंपोस्ट में हेल्प करेगा। मतलब अगर हम बात करें कि हमारी प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा, वो भी फर्टिलाइजर्स नहीं होगा बल्कि वो एक प्रॉपर नेचुरल चीज होगी। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे कि अगर हम बात करें कि हमें बायो कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। हमें नेचुरल मेन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मेन्योर हमारा तमाम चीजों से बनता है, एग्जाम्पल की वो काउ डंग से बनता है, या फिर अगर हम बात करें कि एनिमल के वेस्ट से बनता है, तमाम जितने भी होते हैं एनिमल्स, या फिर उसके अलावा जो भी फसल हर साल उगती है उसके बाद जो उसका वेस्ट बचता है उससे भी हम मेन्योर जनरेट कर सकते हैं, जो कि आगे फर्टिलिटी में काम आता है। ओके, एंड द लास्ट वी हैव कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। बायोपेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? पेस्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, कीड़ों को मारने के लिए जो हम पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, और वो हम जितना इस्तेमाल करते हैं उससे उतना ही ज्यादा एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन होता है। तो कह रहे हैं हम उसकी जगह हम अगर हम बात करें कि बायोपेस्ट का हम उतना से ज्यादा हम इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा भाई? अब बायोपेस्ट का अगर हम देखें तो एग्जैक्टली पेस्टिसाइड्स की जगह हम नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। एग्जांपल, नीम पेस्टिसाइड्स होती हैं, ऐसी एक नीम की आती हैं चीजें जो कि हम एज अ पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रॉपर ये केमिकल फ्री भी रहेगा और बहुत आपका कम लेवल में काम भी हो जाता है। दूसरी, हम ऐसे नेचुरल एनिमल्स का इस्तेमाल करें जो कि हमारी इस प्रॉपर जो कि एक पेस्टिसाइड्स की जो एक एक चेन होती है उसको आगे प्रमोट कर सकें। ऐसे कि एग्जांपल पिकॉक्स होते हैं, हिजर्ड्स होती हैं, हम इन एनिमल्स का इस्तेमाल करें जो कि ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड्स एक नेचुरल तरीके से आगे बढ़ाएंगे। होपफुली बच्चों ये आपका कंप्लीट सेक्शन था फ्रॉम द कंप्लीट ऑफ दिस चैप्टर एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। होपफुली बच्चों आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आप लोगों के होपफुली एग्जाम एकदम अब आ चुका है, तो मैं आपकी इस चीज में हेल्प करने में होपफुली पूरी तरीके से मैंने अपना कंट्रीब्यूशन करने की मैंने पूरी करी है कोशिश कि आपके पास प्रॉपर टाइम से वीडियोस आए, आपके एग्जाम से पहले आ जाएं। अगर आपको होपफुली वीडियो समझ में आया हो और तमाम तरीके से आपको ये कंप्लीटली सेटिस्फैक्टरी लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप आगे बढ़ते रहिए, आपका एग्जाम आ चुका है एंड गुड लक। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू।